मैं सर्वप्रथम मूल निवासी समाज के उन महापुरुषों को, जिन लोगों ने इस मूल निवासी समाज के उत्थान के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, उनका स्मरण करते हुए मंच में उपस्थित सम्मानित मूल निवासी डॉक्टर मोहम्मद अफसर अली साहब, मूल निवासी कविता मडावी साहब, हमारे मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी रजनीश प्रजापति जी, यहाँ पर इस सभागार में बैठे हुए हमारे विभिन्न विंग के और साथ ही एनसीसी एमबीओ और संविधान प्रबोधक समस्त सम्मानित साथियों, आज का जो विषय है, संगठन ने उसकी नितांत आवश्यकता महसूस किया, इसलिए जिसकी चर्चा संविधान सभा में करने के लिए इस मूल निवासी समाज को जब ये पॉलिसी निर्मित हो रही थी, उस समय इसको कायदे से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, परंतु नहीं मिला। एक खास विचारधारा के लोगों ने इस पॉलिसी का निर्माण किया। हमारे लोगों की राय इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए हम पूरे भारत देश के लोगों को इस पॉलिसी के प्रति जागरूक करने के लिए हम इस विषय को इस मंच के माध्यम से चर्चा के लिए लाए हैं। साथियों, इस पॉलिसी को बनाने वाले ब्राह्मणवादी लोगों का प्रतिनिधित्व था, और यदि उनका प्रतिनिधित्व था तो फिर मुझे संदेह हो रहा है। इसलिए संदेह हो रहा है कि जिसका कैरेक्टर हम जानते हैं कि उसका न्यायिक कैरेक्टर नहीं है, तो फिर वो इस पॉलिसी को कैसे सारे देश के लिए हितकर वो बना सकता है। मैं संक्षेप में इतिहास की ओर ले जाऊंगा। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश के लोगों ने अपने देश के सारे लोगों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाई है। बांट बांट करके उसने पॉलिसी नहीं बनाई है कि हम ऐसी पॉलिसी बना दें कि एक खास वर्ग का नुकसान हो जाए और एक खास वर्ग ऊपर बढ़ जाए। लेकिन ये भारत देश ऐसा है, इस देश में आए हुए ब्राह्मणवादी लोग इस देश का नियंत्रण करके रखे हुए हैं। इसलिए ये पॉलिसी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है। इस देश में आते ही उन लोगों ने शिक्षा रोकने का काम किया है, मूल निवासी समाज को शिक्षा देने का काम नहीं किया। तो कैसे हम विश्वास करें कि ये पॉलिसी अच्छी है? आप सब जानते होंगे, वेद में ये उल्लेख है, शिक्षा रोकने के लिए ही वो कहा गया है। ब्राह्मणो यस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उर तदस्य यदस्य पदभ्याम शूद्रो जायतः। क्यों इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, पेट से वैश्य पैदा हुआ है, और इस समाज के हम लोग मूल निवासी लोग वो पैर से पैदा हुए हैं। यहाँ पर यानी शूद्रों को हमें जो कहा गया, शिक्षा से वंचित किया गया इसी श्लोक के आधार पर। ये वो लोग हैं जो लोग अगर हम अध्ययन करें तो हमारी जीभ काट लेते थे। ये वो लोग हैं अगर हम शिक्षा को कान से सुन करके ग्रहण करना चाहें तो हमारे कानों में ये रांगा पिघला कर डाल देते थे। ये वो लोग शिक्षा नीति बनाए हैं
कि अगर हम अध्ययन करें आंखों से तो हमारे आंखों में गर्म सलाका ठोक देते थे, अंधा बना देते थे। क्या हम ऐसे लोगों से आशा कर सकते हैं कि ये 2020 की शिक्षा नीति हमारे लिए हितकर है? इनने कहा है स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए, और इनने रोका है। शिवाजी राजा थे, उनको अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना था, लेकिन वो भी शिक्षा नहीं दिला सकते थे। बैक गेट से अंधेरे में शिक्षक आता था और सूर्योदय होने के पहले ही बैक गेट से शिक्षक उनके बच्चे को पढ़ाकर निकल जाता था। साथियों, इनने एकलव्य का अंगूठा काटा, तो ये तो प्रमाण हैं। हम ऐसे लोगों से कैसे आशा कर सकते हैं कि ये जो शिक्षा की पॉलिसी लाए हैं ये हमारे लिए फायदेमंद है, परंतु हम इसका विश्लेषण करके जानेंगे। साथियों, इसी पॉलिसी में लिखा हुआ है, देखिए ये लोग बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं, कहीं डायरेक्ट नहीं लिखते कि हम मूल्यवासी समाज को शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी अच्छी बात लिखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, और वास्तव में यही होना चाहिए, हमारे महापुरुषों का भी यही है। शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर लागू कर सके और समुन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सके। शिक्षा ऐसी होना चाहिए। पर ये दिखावटी दांत हैं। इसके अंदर क्या है? इस पूरी पॉलिसी की मैं कुछ शब्दावलियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं एक तराजू आपको दे रहा हूं, आप उस तराजू से स्वयं तौलिएगा। ये जो वामसेफ संगठन है, ये संगठन 50 साल से जिन शब्दों का विरोध करता आया है, उन शब्दों को इसमें समाविष्ट किया गया है। जरा सुनिए दोस्तों, इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में योग, दीक्षा, ब्राह्मण कान फूंका करता था, हमारे बुजुर्गों के गुरु बनाया करता था, वहां दीक्षा शब्द आया करता था। दीक्षा एप इनने बना दी है, उससे ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। वास्तुकला कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, वास्तुकला शब्द का प्रवेश है। ध्यान, दर्शन, त्योहार, धर्म, रीति रिवाज, सांस्कृतिक ज्ञान, कला वीथिकाएं, अतुल्य भारत, लोकाचार, प्राचीन ज्ञान, पेशेवर, आयुर्वेद, कौशल। अच्छी बात है कौशल, लेकिन ये तो जिसके कंट्रोल में नीति है, वो कौन सा कौशल हमको देना चाहता है? क्या हमको गुलाम बनाने वाला कौशल देना चाहता है? क्या वो हमारे मस्तिष्क को अवैज्ञानिक बनाना चाहता है? उसका आशय कौशल से उस बात का है, आगे और स्पष्ट होगा। मूल्य, अच्छी बात है मूल्य, परंतु उसका कौन सा मूल्य है? हर विचारधारा के अपने अलग मूल्य होते हैं। क्या वो संवैधानिक मूल्य की बात करता है? क्या गौतम बुद्ध के मूल्यों की बात करता है? क्या बाबा साहब के मूल्यों की बात करता है? नहीं, उसके मूल्य अलग हैं। इस मूल्यवासी समाज को वो धो करके पैर पिलाना चाहता है, हर जगह वो वरिष्ठ अपने को बनाना चाहता है, उसके सारे मूल्य अलग हैं। लोक विद्या, दंत कथाएं, पंचतंत्र की मूल कहानियां, सामुदायिक भागीदारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक रूप से वंचित। SC ST OBC लिखते नहीं बना, पीछे की सारी नीतियों में SC ST OBC लिखा रहता था, लेकिन इनसे डर लगा है SC ST OBC, वो हमारी संवैधानिक पहचान है। उसकी जगह इनने क्या लिखा? सामाजिक रूप से वंचित। अगर ये शब्द लिखते हैं तो इसमें अपर कास्ट के लोग भी आ जाते हैं।
दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने साफ साफ कहा था, अगर ये हमारी शिक्षा को नष्ट कर देंगे जो किए हैं, अभी भी बड़े चालाकी के साथ वो शिक्षा हमें देना नहीं चाहते। जबकि ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिक्षा बिन मत गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, और गति बिन वित्त गया, और वित्त के अभाव में इस मूल निवासी समाज की सब दुर्दशा हो गई। वो शिक्षा ये हमें नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि अगर ये शिक्षा दे देंगे इनको तो ये अपने हक और अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अब आगे देखिए, यहां पे जो बात हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुटुल पहलू, मूल निवासी छात्रों और शिक्षकों की मनोव्यथा। अब आइए देखिए, मूल निवासी छात्रों की मनोव्यथा क्या है इस समय, क्या उन्हें परेशानी है। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बात करूंगा। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो पहले की शिक्षा थी 10+2+3, इसमें 15 साल लगने वाले थे ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में। अब जो इनने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी है 5+3+3+4+4, यानी इसमें अब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में 19 साल लगने वाले हैं। तो साथियों, यानी 5, 8, 11, हाँ, यानी इसमें 4 साल ज़्यादा लगने वाले हैं। अब बताइए, हमारा गरीब समाज वो उतने दिन शिक्षा नहीं ग्रहण करा पाता था, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मजदूरी करना पड़ता है, उस समाज के लिए आप शिक्षा के 4 साल बढ़ा दिए। तो यानी ये हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक मजबूत पुलिंदा है। साथियों, फिर इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इस शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, यानी इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। तो जब इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, पूरा उनका प्लान है 2035 तक इन सारे संस्थानों को वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी 2040 तक का उनका पूरा प्लान है। तो ऐसी दशा में यानी हमारे लोगों के पास जब पैसा नहीं है, जो 2011 का आंकड़ा है, एक हमारे मूल निवासी परिवार की औसत साल की आमदनी 20,000 है। 20,000 में वो कैसे अपने बच्चों की शिक्षा दिला पाएगा? यानी ये काफ़ी खर्चीली शिक्षा हो रही है। साथ ही जो इसका सबसे बड़ा दोष है वो दोष ये है, एक शिक्षा दूसरा जाति। देश को जातियों में बांट करके रखना है, तभी तक ये राज्य कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा में इनने बाकायदा इस शिक्षा को पेशेवर शिक्षा बनाई दे रहे हैं। तो जब ये शुरू से ही पेशेवर शिक्षा बनाई दे रहे हैं, यानी हमारे बच्चे को इसमें शब्द आए हैं, बढ़ई शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी तरह से गार्डनर का प्रयोग है, खेती करने वालों का प्रयोग है, कुम्हार का प्रयोग है, ऐसे शब्दों का शिक्षा नीति में प्रयोग है। यानी ये हमारे बच्चों को शुरू से ही ये पेशेवर शिक्षा देना शुरू कर देंगे और कक्षा 6 से ये बाकायदा जाति वाइज ये शिक्षा को बांटने वाले हैं। अगर कोई हमारा बर्तन बनाने वाला आदमी है तो उसके बच्चे को ये बर्तन सिखाने वाले हैं। अगर हमारा आदमी कोई खेती करने वाला है तो उसको हल चलाना ये सिखाने वाले हैं। अगर हमारा बच्चा कोई बागवानी करता है तो उसको बागवानी सिखाने वाले हैं। अगर कोई सफाई का काम करता है तो उसको सफाई की शिक्षा देंगे। इतने नहीं, 10 दिन की इंटर्नशिप कराई जाएगी। अनिवार्य रूप से उन बच्चों को उन स्थानों पर ले जाया जाएगा। जैसे अगर सफाई कराना है तो रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, रेलवे स्टेशन की सफाई हमारे बच्चों से वो 10 दिन कराएंगे। इसके बाद भी प्लान है, 10 दिन भर का नहीं है, इसके बाद भी वो अवसर तलाशेंगे कि कब लंबी छुट्टियाँ आ रही हैं, उनमें भी ऐसे हम शिविर लगा दें। तो ये सबसे खतरनाक पहलू है हमें जाति में बनाए रखने का। दूसरा, शुरू से ही
3 साल की उम्र से ही यानी हमारे बच्चों को ये योग और संस्कृत ये भी ये सिखाना चाहते हैं। और जो एक बात इनके दिमाग में है कि हम स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में, हम उसमें इनको शिक्षा देंगे। यहाँ भी उनकी बहुत बड़ी चाल है। आप बताइए, जिस बच्चे को आप शुरू में जिस भाषा में आदत डाल देंगे तब तो फिर उसको वो भाषा सीखने में प्रॉब्लम आएंगी। और उनका प्लान है यानी मिडिल क्लास तक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा में भी इनका प्लान है कि पूरी तरह से मातृभाषा में धीरे धीरे शिक्षा दी जाए। और त्रिभाषा का इनका प्लान है जिसमें संस्कृत ये अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहते हैं। संस्कृत को ये यानी उच्च स्तर तक, अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उनको भी ये संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी ये पेशेवर शिक्षा देना चाहते हैं। तो साथियों, हमारे बच्चों को ये मातृभाषा सिखाएंगे और अपने बच्चों को ये इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन ये भाषाएं सिखाएंगे। क्या मातृभाषा का ग्लोबल क्षेत्र में क्या मार्केट है? क्या मातृभाषा का नेशनल मार्केट है? क्या जिन भाषाओं का नेशनल मार्केट है वो भाषा सीखने से हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। तो साथियों, हमारे साथ हर जगह यानी धोखा किया जा रहा है। साथियों, अभी बात आई ग्रेजुएशन के, हमारे साथियों ने रखा है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। यानी हमारे लोगों को ड्रॉप आउट करने की इनने तैयारी कर ली है कि अगर वो ग्रेजुएशन 1 साल करता है तो उसको 1 साल में सर्टिफिकेट दे दो। अगर 2 साल की पढ़ाई कर लिया है तो उसको डिप्लोमा दे दो। अगर 3 साल की पढ़ाई कर दिया है तो डिग्री दे दो। और अगर 4 साल की पढ़ाई कर लिया है तो शोध सहित डिग्री दे दो। इसका मतलब ये कि हमारे बच्चों के मस्तिष्क से ये पूरी तरह से ड्रॉप आउट करने का प्लान है, उसके अंदर ये मोह नहीं रह जाए। जैसे अभी तक बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे तो उनके मन में रहता था कि ये फैकल्टी पूरी करो, अन्यथा हम बाहर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब वो बात नहीं है, आराम से वो 1 साल पढ़ना है तो पढ़ा, नहीं तो वो अपना चला गया और ये भी सोचा कि हमें डिग्री मिल गई है। तो ये हमको यानी धोखे में डालना चाहते हैं। साथियों, उधर शिक्षकों की व्यथा क्या है? जो हमारा शिक्षक है वो भी इस पॉलिसी से बहुत परेशान है। क्या है उनमें परेशानी? जो प्रवेश परीक्षा होगी शिक्षकों की, उसमें इनने इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया है और डेमो अनिवार्य कर दिया है। यानी वो इंटरव्यू करके या आपको पढ़ा करके अपना प्रदर्शन दिखाना होगा, तब उसकी ये भर्ती करेंगे। और आप सब जानते हो कि जहां इंटरव्यू से यानी भर्ती होती है कर्मचारियों की, वहां पर भ्रष्टाचार पनप जाता है और घूस चलने लगता है, पैसे का लेन देन होता है। तो फिर इस मूल निवासी समाज को नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे मूल निवासी शिक्षकों को है। अयोग्य शिक्षक हटाए जाएंगे। तो भैया अयोग्य ये किन को मानेंगे बताइए? अयोग्य तो मूल निवासी टीचरों को ये अयोग्य करेंगे ना। जब ये इनको आ जाएगा, हमें हटा करके अपर कास्ट के लोगों की भर्ती करेंगे। स्तरहीन विद्यालयों को बंद करेंगे। ये जो स्तरहीन विद्यालय हैं जहां स्टूडेंट संख्या कम है, ऐसे दसों हजार ये ट्रेस किए बैठे हैं। बहुत से बंद कर दिए और बंद करने वाले हैं। तो अगर स्कूल बंद होंगे तो उनमें हमारे जो टीचर हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। ये चिंता हमारे टीचरों को है। दूसरा, शिक्षकों की योग्यता। शिक्षकों की योग्यता में यानी उसको पेशेवर शिक्षा आना चाहिए देना। दूसरा, संस्कृत का उसको अनिवार्य रूप से उस शिक्षक को ज्ञान हो। और योग, इस तरह की शिक्षा साथ में उसको जब मालूम होगी तब उसकी भर्ती होगी। या ऐसे शिक्षकों को ही भरा जाएगा जिनको संस्कृत का ज्ञान होगा, पेशेवर शिक्षा का ज्ञान होगा, योग की शिक्षा जो जानता होगा, उनको भर्ती देने वाले हैं। अब बताइए, मैं योग करने नहीं चाहता हूँ, मेरी नौकरी चली जाए तो मैं योग करना नहीं चाहता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो जबरन यानी नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। साथियों, चाहे शिक्षक हो चाहे प्राचार्य, हायर सेकेंडरी लेवल में 50 घंटे CPD करना अनिवार्य होगा, नहीं उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। 50 घंटे CPD क्या है? यानी उसको
व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी साल में कम से कम 50 घंटे। और इसके बाद भी जो छुट्टी के दिन होंगे उनमें भी वो ऐसा कैंप लगा सकते हैं। ये उसके परफॉर्मेंस में जुड़ेगा। आप साथियों आइए, परफॉर्मेंस के आधार पर उसका कार्यकाल होगा, यानी शिक्षक की पहले भर्ती कार्यकाल में होगी, जिसको प्रोबेशन कहते हैं। इसके बाद अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर उसको कार्यकाल ट्रैक में ले जाएंगे। कार्यकाल ट्रैक का इसमें मतलब है कि तब वो स्थायी करेंगे। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तब, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तब आपकी पदोन्नति होगी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तब आपके इंक्रीमेंट लगेंगे। तो फिर भैया ये तो उस देश में ये पॉलिसी काम करेगी जहां न्यायिक ढंग से लोग मूल्यांकन करने वाले लोग हों, जहां पर पक्षपात करने वाले लोग होंगे। तो ये मूल निवासी समाज के साथ कैसे हमारे बच्चे जहां प्रवेश पाएंगे वहीं पर प्रोबेशन पीरियड में ही उनको ज़िंदगी बिता देनी पड़ेगी। ये हमारे शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन इनका पूरा लक्ष्य है, यानी प्राइवेट करने का। तो फिर नौकरी जाने वाली है हमारे शिक्षकों की, ठेकेदारों के अंडर में इनको नौकरी करनी पड़ेगी। वो 12 घंटे नौकरी कराएगा। इनका प्लान है कि हम आवासीय विद्यालय बनाएंगे, लेकिन आप तो देखे होंगे ना कि आवासीय विद्यालय बनाएंगे, उसको डिजिटल ढंग से शिक्षा देंगे, लेकिन पीछे की 2 पॉलिसी का क्या हाल हुआ? इस पॉलिसी में ही लिखा है कि पीछे की 2 पॉलिसी फेल हो गई। तो आज विद्यालयों में बिल्डिंग नहीं है, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, चपरासी नहीं है, और ये इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराएंगे नहीं। ये सब ये दिखा करके अंदर अंदर ब्राह्मणवाद पढ़ाना चाहते हैं साथियों। तो इस प्रकार से अब मैं आता हूँ इस शिक्षा नीति के कुटिल पहलू क्या हैं। हालांकि ये भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन मुझे अलग अलग करना था। तो मातृभाषा की चर्चा मेरे साथियों ने भी कर ली, निजीकरण की भी बात मेरे साथियों ने कर ली। देखिए यहाँ पर बड़े चालाकी के साथ उनने निजी परोपकारी शब्द डाला है। निजी परोपकारी शब्द कहने का मतलब 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी होंगे, आंगनबाड़ी होंगी, उनको सब एक करके एक हायर सेकेंडरी बनाने वाले हैं। और उसमें यानी लोकल आदमियों की परामर्शदाता के नाम पर और ये निजी परोपकारी के रूप में वो वहाँ पर भर्ती करके रखेंगे। यानी वो आरएसएस के लोग रखे जाएंगे और वो धीरे धीरे हमारे शिक्षकों को डिमोरलाइज करेंगे और वो धीरे धीरे वो भागेंगे और फिर धीरे धीरे प्राइवेट होने का पूरा ये उपाय है। इसके बाद देखिए जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में सब कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं, लिखे हैं। यानी ऑनलाइन दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी और ऑनलाइन लाइब्रेरी होगी, ऑनलाइन कोर्सेस होंगे, ऑनलाइन बुक होंगी। अब बताइए इस मूल निवासी समाज के कितने घरों में ये स्किल है, कितने घरों में ये फ़ोन होगा, टीवी होगी, डिजिटल पढ़ने की कैसे कैपेसिटी होगी हमारे लोगों को। और क्या ये 2040 तक क्या ये डेवलप कर लेंगे? जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं, वो ये करने वाले हैं? नहीं, वो केवल ब्राह्मणवाद पढ़ा करके हमें गुलाम बनाने वाले हैं। साथियों, मेरे साथियों ने साफ साफ कह दिया, बताया सब ने कि जीडी का 6% खर्च करने की बात हो रही है। ये सारी पॉलिसी में पीछे से चला आ रहा है कि जीडीपी में 6% खर्च किया जाएगा। तो फिर जब पीछे की पॉलिसी में नहीं खर्च किए तो ये वही लोग हैं, या आगे भी खर्च करने वाले नहीं हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ये ऑटोनॉमस करने वाले हैं। अब ये ऑटोनॉमस किस चीज़ का करने वाले हैं भाई? यानी प्रवेश सेंट्रलाइज होगा। जो हायर सेक्शन है, उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में राष्ट्र लेवल में एक प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सारे प्राइवेट और जितने भी सरकारी होंगे सब में उसी के माध्यम से ये बच्चों का प्रवेश करने वाले हैं। और साथ ही ये परीक्षाएं भी आयोजित करने वाले हैं। इनका सेंट्रलाइज सिलेबस भी होगा। यानी इनकी सारी इंस्टीट्यूट, यानी 30-40 इंस्टीट्यूट वो उनने बनाया है जो सारी सेंट्रलाइज हैं, सेंट्रल लेवल की हैं।
यानी वो स्टेट का सब कुछ अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो यानी उनका पूरा प्लान है कि एक जगह से हम रिमोट करेंगे सारी शिक्षा को, कब हमें योग पढ़ाना है, कब वास्तुकला पढ़ाना है, कब उनको वेद पढ़ाना है। जैसे आपके हरियाणा में जो है वो गीता पढ़ाने लगे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक आदेश है कि सारे बच्चे क्लास में जब उनकी अटेंडेंस ली जाएगी तो बच्चा बोलेगा जय हिंद, यानी टीचर अटेंडेंस लेगा तो बालक बोलेगा जय हिंद। ये आदेश है शिक्षा मंत्री का मध्य प्रदेश में। ये वो शिक्षा देने वाले हैं। साथियों, ये पूरा धार्मिक पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं, पुस्तकालय वगैरह सब जो है इनका डिजिटल होगा। और साथियों, जो हायर सेकेंडरी लेवल में है उसके साथ ये एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ एक प्राइवेट स्कूल ये जोड़ने वाले हैं। और जब प्राइवेट को जोड़ेंगे कुछ दिन चलेगा, इसके बाद पूरा ये प्राइवेट को सौंपने वाले हैं। इसी प्रकार से जो उच्च शिक्षाएं हैं, उच्च शिक्षाओं में जो स्पेशलाइजेशन था, जैसे ये विधि महाविद्यालय है और ये कृषि महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो केवल विशिष्ट शिक्षा देते थे और विशिष्ट हमारे बच्चे निकलते थे, विशिष्ट ज्ञान करके विशिष्ट क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा का काम करते थे। लेकिन अब वो उनको बहुविषयक बनाने जा रहे हैं और बहुविषयक के साथ अंदर जो उनकी मंशा है वो उनकी वही है, धर्म, योग, वास्तुकला, संस्कृत, ये विषय पढ़ाने का उनका प्लान है कि इंजीनियरिंग का छात्र इनकी गंदगी को बिना जाने वो निकल के चला जाता है, मेडिकल वाला छात्र ये सब चीज़ें बिना जाने चला जाता है, तो फिर उसको योग, वास्तुकला ये सब पढ़ा करके उनको बाहर करना है। तो साथियों, ये जो जिला लेवल में एक उच्चतर संस्थान ये केवल रखने वाले हैं, कम से कम एक रहेगा, सारे जिले के संस्थानों को एक करने वाले हैं और उसमें 3000, कम से कम 3000 स्टूडेंट को शिक्षा दी जाएगी। 3000 से अधिक हो सकते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्टैंड एलोन विश्वविद्यालय, एक शब्द आया है शिक्षा नीति में, स्टैंड एलोन विश्वविद्यालय। स्टैंड एलोन विश्वविद्यालय का मतलब हमारे सर ने भी चर्चा की कि जैसे विधि महाविद्यालय है तो अभी ला की शिक्षा देता था, तो नहीं, अब उसको बहुविषयक शिक्षा देनी पड़ेगी। उसको उसके अंदर जो बहुविषयक शिक्षा देने का मतलब है कि उनकी जो वो गंदी शिक्षाएं हैं, योग की शिक्षा है, ब्राह्मणवादी शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, वास्तुकला की शिक्षा है, वो इंजीनियरिंग का छात्र भी वो सीख करके जाए, मेडिकल का भी, विधि का भी, बिना इसके कोई भी स्टूडेंट निकल करके बाहर नहीं जाने पाए। तो एक चीज़ और ये उसमें इनने लिखा है, ये भारत देश के 100 पर्यटन स्थल ये चुनने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं और उन 100 पर्यटन स्थलों में बच्चों को ये देखने के लिए टूर किया करेंगे। अब हम आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 100 कौन सी प्लेस जो है चुनने वाले हैं, यानी वो 100 ऐसे प्लेस चुनने वाले हैं, ये फला मंदिर है, ये फला मंदिर है, यानी हमारे बच्चों को धार्मिक ढंग से अवैज्ञानिक बनाने वाली ये प्लेस सेलेक्ट करेंगे। जहां हम जाना नहीं चाहते वहां हमारे बच्चों को ये जबरन ले जाएंगे, नहीं तो इनके नंबर कट जाएंगे। हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। अगर ऐसा है तो वहां लोकतंत्र है। दूसरा, व्यक्तिगत निर्णय पावर ना हो उस संगठन में, सामूहिक निर्णय जहां लिया जा रहा हो वहां पर लोकतंत्र होता है। तो साथियों, जहां पर सामूहिक निर्णय लिया जा रहा हो उस संगठन में लोगों को जोड़ना चाहिए। और मेरा चौथा पैरामीटर है, चौथा पैरामीटर यह है कि जिस संगठन में गणतंत्र हो वहां जोड़ना चाहिए। गणतंत्र का अभिप्राय क्या है? यानी भारत देश की गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी यहां एक निश्चित अवधि तक एक पद में लोग रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, एक निश्चित अवधि तक उसे चुना जाता है, इसके बाद उसे हटना पड़ता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के बाद हटना पड़ता है। इसी प्रकार से जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक निश्चित अवधि में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हटे, उसकी कार्यकारिणी हटे, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना चाहिए। साथियों, ये 4 पैरामीटर हैं। अब आप बता दीजिए, अगर गलत हूं तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं डिबेट करूंगा। तो ये पैरामीटर समाज को बताना होगा। अपने आप फिर उससे बोलिए कि अब आप बता दो कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जोड़ना चाहिए। मैं तो कई जगह बीजेपी वालों के पास जाता हूं, कांग्रेस, हर पार्टी के पास जाता हूं, उनके कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाती है। और जब मैं ये बात करता हूं,
मैं उन्हीं को साथ में लेकर के पैरामीटर बनाना शुरू करता हूं, तो वो पैरामीटर बनवाने में वो इस तरह से सहमत हो जाते हैं। और उस समय तो वो सहमत हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अपने ही पक्ष में जाने लगते हैं। तब फिर मैं उनको दुत्कारता हूं कि आप तो कह रहे थे ना कि ये पैरामीटर सही है, जब पैरामीटर सही था तो आप क्यों बदल रहे हो? वो तुम्हारा जातिवाद काम कर रहा है, तुम्हारा मोह काम कर रहा है, तुम्हारा पैसा काम कर रहा है। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात ना करके मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपना कॉमन थॉट तैयार करना है तो निश्चित रूप से बाम सेफ में ये चारों पैरामीटर आप लगा लीजिए। बाम सेफ और उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 पैरामीटर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसलिए हमें ये पैरामीटर बता करके BS4 अभियान को जो हम चला के रखे थे, गांव-गांव हम PSA कमेटी गठित कर रहे थे, तो हर गांव में हमको ये विचारधारा को पहुंचाना है। हमें कम से कम एक आदमी हर गांव में ये विचारधारा को जान जाए। एक रीवा में एक वर्मा जी थे, वो मुझसे ये बात कहे थे, बोले अगर आप कोई मीटिंग करें और उस मीटिंग में हर गांव से एक आदमी आ जाए तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। ये बात उन्होंने कहा था। बोले अगर आप किसी विधानसभा की मीटिंग करें, मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहा हूं, और ये एनालिसिस करना समाज के लिए हमारा दायित्व है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की हम मीटिंग करें तो उस क्षेत्र के सारे गांव से कम एक आदमी अगर सम्मिलित हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे संगठन की विचारधारा हर गांव में पहुंच रही है और वहां का जो मैसेज है वो हम कंटिन्यूअस आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर साथियों हम BS4 अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं, कॉमन थॉट तैयार करते हैं और इस देश की सत्ता जो हमारी विचारधारा के अनुकूल है उस सत्ता को हम लाएंगे, तब हमारी ये सारी समस्याएं हल होंगी। और ये पॉलिसी तो बहुत गंदी है और इसको हम हटा के फेंक देंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।